जी सर, मैं कर रही हूँ ऐड। मैं स्लाइड शेयर कर दी है। हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा, ऐसे है कि एक तो सबसे पहली बात ये सुने कि ये जो क्लास शुरू होते है इसको F5 करें जरा। स्लाइड शो F5 करें इसको। हाँ जी। अच्छा, ये एक बात जरा मेरी सुन लें। ये क्लास होते ही शुरू जानवरों की तरह जो है ना वो आप अटेंडेंस शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये कोई तरीका है आपका? ये कोई इंसानों वाले काम होने चाहिए आपके। टीचर एक क्लास कंडक्ट कर रहा है, ऊपर से आपकी वो बातें सुन। अजीब आपकी कहानी है भाई। मैं तो हैरान हूँ कि यार आप पर कैसे इस क्लास में आ गए। अच्छा, चले मैं अब आपको शुरू करते हैं। अब मैं मैसेज भी कर रहा हूँ कि आपने किसी से कोई जो है ना मुझे नाम सेंड ना करें। जब आप आ गए हैं तो 81 बच्चे हैं जो प्रेजेंट है। तो 81 का मुझे पता है, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले ली है, महानूर ने भी ले ली है। तो फिर इसमें क्या इशू है? आप तो शुरू ही हो जाते हैं बिल्कुल ही। ये तरीका नहीं बिल्कुल ठीक है। अब टीचर मना भी कर रहा है लेकिन दो तीन ऐसे शहजादे हैं वो बाज ही नहीं आ रहे थे। चलें, आज हमारा टॉपिक जो है ना वो रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज में आप नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, इसकी हम बात करेंगे। आपका जो कोर्स है वो मोस्टली ये कवर्ड है, कुछ टॉपिक वगैरह रह गए तो उसको इंशाल्लाह हम कवर कर लेते हैं। तो बाकी मिड का और फाइनल का सिलेबस जो है ना वो कुछ नेटवर्क का इशू था और उसमें थोड़े से मसाइल थे। इस वजह से जो है ना वो क्लास थोड़ी सी लेट हुई। अच्छा जी, ये रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें ये आपके चैप्टर की, इसमें हम जो मोस्टली बात करेंगे आपके जो नेक्स्ट स्लाइड करें बेटा जरा। नेचुरल रिसोर्सेज की तो हम बात करेंगे, इसमें थर्मल पावर ये वो सारे जो रिसोर्सेज। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। इसमें सबसे पहले आपको पता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये आपको पता है कि अवेलेबल है इजीली। उसके बाद कैपिटल रिसोर्स और कैपिटल फार्मेशन। अब कुछ कैपिटल रिसोर्सेज हैं। कैपिटल रिसोर्स का मतलब ये है कि आप कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो बनाते हैं जिससे फर्दर चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं, उन्हें कैपिटल रिसोर्सेज कहते हैं। इसके बाद आपके मैन पावर रिसोर्सेज हैं या एफिशिएंट लेबर है। आपकी मैन पावर आपको पता है, राइट पर्सन फॉर द राइट। ये जो है आपकी एफिशिएंट लेबर है, इसमें आ जाती है जो काम करने वाले लोग हैं। इसके बाद एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ये मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है फिजिकल क्लास में। देन इसके बाद आपके एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है कि एजुकेशन से भी जो है वो बढ़ती है आपकी। इसके बाद आपकी कैपिटल आउटपुट रेशियो है और कितनी आउटपुट है आपकी। कैपिटल आउटपुट का मतलब है के ओवर वाई। के ओवर वाई का मतलब के मींस कैपिटल, वाई मींस आउटपुट। ये कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब ये है कि कितना कैपिटल लगाया है और कितनी आउटपुट उससे हासिल की है। उसके बाद एफिशिएंट टैक्स सिस्टम है, इफेक्टिव टैक्स सिस्टम है।
आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो ये सारे इसमें टैक्स सिस्टम में आ जाते हैं। डूइंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि आपने कोई भी बिजनेस करना है तो आसानी से आप उसको शुरू कर सकते हैं आपके पास अगर कैपिटल हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, आपके पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर से अपने कुछ हिस्सा 20% अगर आप लगाते हैं तो 80% गवर्नमेंट देती है, तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा, ये पहले इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीन जिनसे आपको कोई ना कोई इकोनॉमिकली फायदा होता है। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज में पहला है सोशो कल्चरल रिसोर्सेज। इसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स भी शामिल हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी शामिल हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये आपके नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अगर इसका देखा जाए तो इसमें आपकी जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी आपके कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं, आपके जो वो चीजें जिनसे आपकी सोसाइटी को जो फायदा हो रहा है, उसमें ये सोशो इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल रिसोर्सेज वगैरह उसमें ये शामिल है। इसी तरह आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स में आपको पता है कौन से हैं, जिसमें आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसमें आपके जो ईयर्स प्लान्स हैं, इसमें आपकी प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग है, इक्विटी फाइनेंस वगैरह, इसमें सारे वो आ जाते हैं। इसके बाद आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में वो लोग आ जाते हैं जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी डिफरेंट अदारे जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा, ये इसके बाद ये मिनरल रिसोर्सेज आ गए हैं। आपके मिनरल रिसोर्सेज हैं जो जमीन से निकलते हैं। कॉयल है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है। उसके बाद आपका यूरेनियम प्रोडक्शन है, माइनर मिनरल साल्ट है, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन ओर है, आयरन वगैरह है, आपकी आपकी जेम्स एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स हैं जो आपके जमीन से निकाले जाते हैं, वो इसमें शामिल है आपके मिनरल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट करेंगे। ये आपके पावर रिसोर्सेज में आ जाता है, जिसमें आपके ये डैम्स वगैरह, इसका सारा है अमल दखल है। इसमें डैम्स हैं, आपके तरबेला डैम है, मंगला डैम है, गोमलजन डैम है, हब डैम है। ये सारे आपके जो पावर रिसोर्सेज में आ, जिनसे आप पावर हासिल करते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये अदर रिसोर्सेज में शामिल हैं आपके सोलर एनर्जी है, बायोगैस, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, एटॉमिक एनर्जी है। तो पाकिस्तान आपको पता है एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी है। ये आपके अदर रिसोर्सेज हैं, ना ये इकोनॉमिक है ना ये सोशो हैं, अदर रिसोर्सेज में शामिल। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये इसके बाद ये आपके सामने वाटर रिसोर्सेज हैं। ये एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर है, आपको पता है हर बंदे का हक है साफ पानी, अच्छा खाना, की अवेलेबिलिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है के देना। अब इसमें ये वाटर रिसोर्सेज हैं, ये पावर जनरेशन होती है, इससे फिशिंग इंडस्ट्री से चलती है, वाटर फॉर होम आप यूज करते हैं घर के लिए, बेस फॉर लाइफ है, ये वाटर फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी है, हाइड्रो पावर में ये यूज होते हैं। और इसके बाद आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें यूज होता है, ये इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके बाद इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट करेंगे जरा। अच्छा, ये न्यूक्लियर पावर आ गई जी। न्यूक्लियर पावर जो है वो बेसिकली उस पावर को कहते हैं, वो जनरेट की जाती है यूरेनियम से, ठीक है।
ये एक मेटल माइंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स है, ये मेटल आपको मिलती है। और ये फर्स्ट लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो था, ये कैल्डर हॉल इन कोलम्बिया में इंग्लैंड में, ये 1956 में ये बनाया गया। उसके बाद मिलिट्री शिप्स, सबमरीन्स वगैरह जो उनको पावर की ज़रूरत होती है इंजन चलाने के लिए। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करती है, 11% एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और ये एनर्जी जो है ये अमाउंट थोड़े से फ्यूल से आप हासिल कर सकते हैं। ये पोल्यूशन विदाउट द पोल्यूशन दैट यू डिड गेट फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल से जो है ना वो आप हासिल नहीं कर सकते एनर्जी जो है वो पोल्यूशन के बगैर। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। ये एडवांटेजेस इसके दिए हुए हैं कि इसके एडवांटेजेस कौन से हैं। पहला, न्यूक्लियर पावर के एडवांटेजेस हैं कि ये काम करती है बिल्कुल, कॉस्ट जो है सेम है कॉयल की तरह, लेकिन ये बनाने में जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये ज़्यादा जो धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो उसमें ये कंट्रीब्यूट ज़्यादा नहीं करती। इसके अलावा ये एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। फ्यूल जो है जो इससे कम फ्यूल से ये आप इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बहुत कम अमाउंट में ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है इससे, तो ये रिलायबल भी है। न्यूक्लियर पावर इज रिलायबल, ये भी है। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। ये डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? डिसएडवांटेजेस इसके हैं, ये एक तो ये है कि ये डेंजरस है न्यूक्लियर पावर जो है। उसके बाद ये है कि ये रिलायबल तो है, लेकिन इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं सेफ्टी के लिए। इसके बाद ये यूरेनियम जो है वो रिन्यूएबल नहीं है, जब एक दफा खत्म हो जाती है तो ये रिन्यूएबल नहीं है। इसका मतलब डेंजरस है, सेफ्टी इसकी कम है ये। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने ये एक हायरार्की में शो किए हुए हैं कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल में कमर्शियल है कॉयल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कमर्शियल में फायरवुड है, स्ट्रा है और ड्राइड डंग है, ठीक है। इसके बाद नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या है? ये आपकी बायो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट है। ये आपके सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट करेंगे। ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या कौन से होते हैं? ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो नॉन रिन्यूएबल हों, ठीक है, जो एनर्जी से रिन्यू ना हो सके, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हों। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हों। और ये कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में क्लासिफाइड किए जाते हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया। नेक्स्ट करेंगे। नॉन कन्वेंशनल में आपके नेचुरल रिसोर्स हैं, विंड है, टाइड्स हैं, सोलर है, बायोमास है, जनरेट एनर्जी है, जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज रिसोर्सेज। ये पोल्यूशन फ्री है और ये एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्ट। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अच्छा, ये अब 2-3 मिनट बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो आपको मैंने दूसरी स्लाइड शेयर की है वो आपने शेयर कर देंगे। इसको जरा स्टडी करें, इसके मतलब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। 5 मिनट की अभी आपको ब्रेक मिलती है, 10 मिनट की। इसमें देख लें, अगर मानो कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ठीक है सर, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में बता दे। सर वो सिलेबस डिसाइड कर लें आप। सिलेबस को छोड़े, आप पहले क्लास पढ़े। सिलेबस अभी बहुत दूर है काम। मिड फाइनल जो है ना वो आपका इकट्ठा ही होगा, अभी बहुत काम है। ठीक है सर। सिलेबस थोड़ा ही होगा, आप बस पढ़ें इनको। सिलेबस ऑलमोस्ट जो है ना वो नेक्स्ट जो 2-3 क्लासेस होंगी, 4 क्लासेस तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ये अभी जो है ना वो मीटिंग जो है ना वो तकरीबन खत्म होने वाली है, तो नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं। अच्छा, इसको मुझे होस्ट बनाएं जरा, मानो। साथ साथ मैं ज्वाइन करवाता जाऊंगा। अच्छा, ये दोबारा जरा सुने। अभी मानूर आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, आप इसको स्लाइड दोबारा शेयर करें। फर्स्ट स्लाइड जो है ना उसे दोबारा मैं आपको ना एक दफा फिर ब्रीफ करता हूँ। साथ साथ आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और साथ साथ आपके ये आपको ब्रीफ करते हैं। मानूर इसको स्लाइड शेयर करो, मैं अभी आपको बना रहा हूँ होस्ट। स्लाइड शेयर करो बेटा। ओके सर, मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट करें स्लाइड। अच्छा, ये सबसे पहले दोबारा जरा ध्यान से सुन लें। ये मैं दोबारा एक दफा ब्रीफ करने लूँ। सबसे पहले जो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये इसका मतलब ये है कि अगर तो मोर नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तो मींस कि आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी। मोर नेचुरल रिसोर्सेज लीड्स टू मोर एम्प्लॉयमेंट। सारी बात है, ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तो उनको करने के लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज में ज्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मोर नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब किसी भी मिल सकती है, ठीक है। और मोर नेचुरल सोर्सेज होने का मतलब ये भी आपकी पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अब नंबर 2 पे है कैपिटल रिसोर्सेज और कैपिटल फॉर्मेशन। ये मैंने आपको पहले बताया था कि कैपिटल जो फॉर्मेशन है ये हमेशा आपकी जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस करती है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि ज्यादा लोगों के पास मशीनरी होगी, तो उससे क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन जब ज्यादा होगी तो फिर लोगों को क्या है, ज्यादा खाने पीने की चीजें मिलेंगी, ज्यादा उनकी जो सर आपकी आवाज़ कट रही है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
अच्छा, इसकी पहली स्लाइड पे मानूर जाओ। अभी तो पहली स्लाइड मैंने शुरू की है यार। मैं इसको ब्रीफ, पहले मैंने आपको एक्चुअली पहली क्लास में सिर्फ ब्रीफ किया था, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को। अच्छा, अब इसमें दूसरा पॉइंट है कैपिटल रिसोर्सेज और कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैपिटल फॉर्मेशन है, मोर मशीनरी होगी, मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, उससे आपकी मोर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी और आपकी प्रोडक्शन पॉवर्टी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है मानूर, इस लेक्चर को आप रिकॉर्ड कर सकती हैं अब, अगर आप करना चाहती हैं तो। बाकी ओके बच्चों सर, को। मैं कर लेती हूँ। अच्छा। अच्छा, तो इसमें आपकी जो कैपिटल फॉर्मेशन है, तो उसमें आपकी जो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, आपकी पॉवर्टी भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर इसमें देखा जाए तो आपकी जो कैपिटल अकामुलेशन के सोर्सेज हैं, एक तो इंटरनल रिसोर्सेज हैं और एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। आपके जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये पाकिस्तान में 5% है सिर्फ, जबकि ये कम से कम जो है ना वो 20% होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये लो कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये, इससे फिर क्या है, ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से लो है, लो टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से लो कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब अगर देखा जाए तो ये 15.4% जीडीपी का है, और लो सेविंग जो नेशनल सेविंग है वो सिर्फ ओनली है 10.7% ऑफ जीडीपी। ये जो इकोनॉमिक सर्वे आपका 2018 एंड 19। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है मैन पावर रिसोर्सेज और एफिशिएंट लेबर। तो मैंने उस दिन आपको मैन पावर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वो मेरा ख्याल है अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो मैन पावर जो है ये, या लेबर जो है आपकी, जो फिजिकल या मेंटल एफर्ट है, तो इसमें क्या है कि आपका जो एक्टिविटी जो लेबर करती है उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं कि मैन पावर आपके पास कौन सी है, स्किल्ड मैन पावर है या अनस्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर जो होगी वो आपके जो काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल करेगी, जबकि जो अनस्किल्ड होगी वो आपके काम को बेहतर तरीके से मुकम्मल कर सकती है। अब जो आपकी पाकिस्तान में सिचुएशन है, पाकिस्तान में सिचुएशन है तकरीबन जो लेबर फोर्स है वो 65.5 मिलियन है टोटल पॉपुलेशन की। ठीक है, और जिसमें से 212 मिलियन पाकिस्तान में है, और एनुअल जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो जस्ट $120 है, और ये तकरीबन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ये $3000। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट है एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। तो एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज जो है वो, उसमें कोयल है, गैस है, ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये इसमें ये चीजें शामिल है। ठीक है, और आपको पता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो सिर्फ पॉसिबल है आपके पावर रिसोर्सेज से। अगर पावर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, जिसमें आपके रेलवे है, रोड्स है, एयर है, सी ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो सारी इसमें शामिल है। तो ये अगर आपकी बेहतरीन होगी तो इसका मतलब ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट तक ले जाने के लिए जो रास्ता है वो अच्छा मिलेगा, तो जल्दी पहुंच जाएंगे, जिससे लॉस भी नहीं हो। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आपकी जो एडवांस कंट्रीज हैं वहां तो जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं वो इजीली अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ट्रेनिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम भी जो है वो लिटरेसी रेट को कम करने, ज्यादा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो इलिटरेसी है उसको हम कम कर रहे हैं, डिफरेंट एनजीओज भी इस पे काम कर रही हैं। और ये जो एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैं वो 2.4% जीएनपी का है आपका। ये है तो कम है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। इसी तरह यूनिसेफ ने जो है वो पाकिस्तान को 4% जीएनपी का एजुकेशन सेक्टर के लिए दिया है। इसके बाद कैपिटल आउटपुट रेशो है। कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब ये है कि रेशो बिटवीन कैपिटल एंड आउटपुट, जो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल को आउटपुट पे डिवाइड कर दे तो वो कैपिटल आउटपुट रेशो है। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है
आपकी जो एक यूनिट आउटपुट का पैदा करने के लिए कि हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट आउटपुट। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका टॉप जो है आपका इसके बाद है वो है इफेक्टिव टैक्स सिस्टम। इफेक्टिव टैक्स सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी डेवलपमेंट, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। उसमें आपका अच्छा टैक्स सिस्टम होगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। अगर अच्छा टैक्स सिस्टम नहीं होगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्या होगा, वो अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 2 मिलियन पॉपुलेशन जो है लेस देन 1% जो है वो टैक्स देती है, और तकरीबन 213 मिलियन टोटल पॉपुलेशन में से 1% लेस देन टैक्स है। इसके बाद आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये है कि आपके जो इम्पोर्टेंट, चाहे फॉरेनर हो या लोकल हो, आप उनको हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स आप उनको देते हैं ताकि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स सके और आपके मुल्क में बिजनेस एक्टिविटी जनरेट कर सके। ठीक है जी। उसके बाद आपके आगे मानो नेक्स्ट स्लाइड करो। सर आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो रही, मुझे नहीं पता चला। नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज में सबसे पहले है सोशल रिसोर्सेज, जिसमें आपकी टूरिज्म डेवलपमेंट है पहले। ठीक है। आपके जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, ये भी आपकी जो जीडीपी में इनका भी बहुत ज्यादा किरदार है। ठीक है। ये जो टूरिज्म का शेयर है वो आपकी जो रेट उसका स्लो है, बढ़ जरूर रहा है। तो एब्सेंस ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उससे भी आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट होती है। अगर जॉइंट फैमिली है उसमें से एक बंदा ही काम करने वाला, बाकी सब खाने वाले, तो ये भी मसाइल है। उसके बाद कास्ट और बिहेवियर है, वो भी सारा काउंट होता है कि बहुत सारे लोग कास्ट में पड़े हुए। ठीक है। ये भी बड़ा इशू है। उसके बाद मैं सिर्फ आपको सोशो कल्चरल रिसोर्सेज बता रहा हूँ, तो कस्टम एंड ट्रेडिशन को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। अब इसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स है। पॉलिटिकल फैक्टर सबसे पहले तो स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट पॉलिसीज की। आपको पता है कि गवर्नमेंट कोई है जो 5 साल पूरे करती है, अगर करती है तो फिर और बहुत सारे मसाइल होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इसमें आ जाती है। ठीक है। आपके जो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है वो इसमें आ जाती है। उसके बाद जो एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि ऑनेस्ट प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को बढ़ाने की। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स में आपका सबसे पहले एजुकेशन है, उसके बाद इनकरप्ट लीडर्स हैं, डेमोक्रेटिक एंड इनकरप्ट लीडर्स हैं, उसके बाद रिवार्ड पे एंड स्टेटस है, उसके बाद विल टू डेवलप है कि किस तरह आप एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स को एसेंशियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट अदा करने का जरिया बनते हैं। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड जरा। इसमें आगे जी आपके मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1974 में ये बनाई गई, और इसका मकसद क्या था, माइनिंग इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। जो 1978 में बनाई गई, इसका भी मतलब था कि स्टेक होल्डर्स को पॉलिशिंग में या ऑफिशियल एंटिटी में को किरदार वो अपना करें। ठीक है। उसके बाद इसमें अब आ जाता है कॉयल, आ जाता है आपका कोयला है, तो 80% कॉयल जो है वो सेक्टर 20% कर रहा है, गवर्नमेंट 80% कर रही है। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस जो है इसकी प्रोडक्शन हमारी जो है हाई लेवल पे है पाकिस्तान में। रिजर्व जो है वो 885.3 बिलियन क्यूबिक मीटर है हमारे। इसके बाद क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल जो है ये 1952 में बलूचिस्तान में ये फर्स्ट जो ऑयल फील्ड जो था ये बलूचिस्तान में बना। उसके बाद वो टूट ऑयल फील्ड है, वो इसके बाद जो
इसके बाद आपका जो यूरेनियम प्रोडक्शन है, मिनरल साल्ट वगैरह है, ठीक है, आपके कॉपर एंड गोल्ड है, आयरन ओर वगैरह है। इसमें आपका जो मुख्तलिफ रीजन से जो आयरन चिन्योट से, नौखंडी से और कालाबाग से जो आयरन निकलता है तकरीबन लेस देन इसकी क्वालिटी है। हरीपुर में नॉर्दर्न एरिया से जो निकलता है, ठीक है। उसके बाद जेम्स एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हैं, ये जो अदर स्टोन्स वगैरह यूज होते हैं इसमें, वो सारी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। इसके बाद पावर रिसोर्सेज आ गए। तो मेजर सोर्स जो है ना हमारे मुल्क में, वो आपका पावर है। पावर में इसमें है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें आपके ये थर्मल पावर वगैरह है, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, इस तरह ये आपका गोमलजम डैम है, हब डैम है, वर्सिक हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है। इसके बाद शेकीडोर जो डैम है, नमल लेक है, मिरानी डैम है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। ये नेक्स्ट करें स्लाइड में। अच्छा, ये इसमें अब जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये थर्मल जो स्टेशंस हैं इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बताए हुए हैं कि फैसलाबाद में है, शाहदरा में है, कोयटा है, कोटद्दू है, कोटरी है, पसनी है, गुड्डू है, जामशोरो है, मुजफ्फरगढ़ है, सखर है और लाड़काना में ये थर्मल पावर स्टेशन। आपने जस्ट इनको सिर्फ याद करना है कि किधर किधर है। नेक्स्ट करेंगे स्लाइड। अब ये अदर रिसोर्सेज में है, सोलर एनर्जी है, बायोगैस एंड विंड एनर्जी है, ठीक है। और इसके बाद एडवांस रिसोर्सेज में एटॉमिक एनर्जी है। आपको पता है पाकिस्तान एटॉमिक पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, और न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट करेंगे जरा। ये वाटर रिसोर्सेज वगैरह हैं, ये इसका इंपॉर्टेंस वगैरह सारी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी आपकी न्यूक्लियर पावर भी मैंने बता दी है क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट करें। ये एडवांटेजेस तो आपको मैंने पहले ही आपको ब्रीफ कर दिए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 है ये बुक का, इसको देख लीजिएगा जरा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली। सर आपकी आवाज़ बार बार कट रही है। अब ठीक आ रही है? असल में मेरे ना इधर नेट का जरा इशू है, तो मैं आज थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, उसकी वजह से इशू है। अब आ रही है आवाज आपको? हाँ जी सर, अभी तो आ रही है। जी, जो है इसमें इशू तो पूछ लें कोई। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। सर मैं म्यूट कर दूं अगर आप कहें तो, सॉरी अनम्यूट सबको कर दूं? नहीं, सबको नहीं, जिसका क्वेश्चन है वही अनम्यूट हो ना। नहीं, मैं अलाउ कर देती हूँ ना, फिर जिसको हो वो पूछ ले। हाँ ठीक है, कर दें आप, एक एक करके क्वेश्चन पूछें। मैंने अलाउ कर दिया, जिसने क्वेश्चन पूछना है पूछ सकता है। सर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अच्छा, ये जो बेटा जो न्यूक्लियर रिसोर्सेज है ना, ये इसमें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कमर्शियल है। ये इतनी तो समझ आया ना आपको?
जी सर। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे कमर्शियली यूज होते हैं, उसको हम कमर्शियल रिसोर्सेज कह देते हैं। अगर आप हायरार्की वो जो मैंने बनाई हुई है, जो स्केड्यूल सा है, उसको आप देखें, उसमें कॉयल कमर्शियल यूज होता है, पेट्रोलियम कमर्शियल यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल यूज होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी इसकी ये एक डेफिनेशन है कि ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं ये आपके नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, और लिमिटेड क्वांटिटी में हमेशा पाए जाते हैं। नंबर टू, नॉन कमर्शियल जो है उसमें फायर है, फायरवुड है, स्ट्रा है, ड्राई डंग्स है। तो ये आपके ना भी यूज हो तो वो कोई खरीदता नहीं है इनको, ठीक है। कॉयल आसानी से इस्तेमाल हो जाता है, पेट्रोल आसानी से इस्तेमाल हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से इस्तेमाल हो जाती है। और नॉन कन्वेंशनल में आके बायो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, यानी जिनको बनाना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं। जी, और कुछ सवाल? जी मानूर, कितना टाइम रह गया मीटिंग का? सर अभी टाइम क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, जी, और किसी का क्वेश्चन आया तो पूछ लें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर ये थर्मल एनर्जी जो पेट्रोल से या डीजल से बनती है उसे कहते हैं? जी, थर्मल एनर्जी ये पेट्रोल और डीजल से बनती है? आवाज नहीं बेटा आपकी आ रही। सर थर्मल एनर्जी जो है वो पेट्रोल और डीजल से बनती है? थर्मल एनर्जी जो है, जी जी। हेलो जी सर जी। जी, क्या बेटा पूछ रहे हैं? थर्मल एनर्जी सर को क्या है? सर वो पेट्रोल और डीजल से बनती है? सर पेट्रोल और डीजल से बनती है वो थर्मल एनर्जी? क्या लगता है सर का नेट खराब है? हमें तो आपकी आवाज सही आ रही है, सर का लगता है नेट खराब है थोड़ा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। ये जो सर ने एक्सप्लेन किया है, ये कहाँ से देख के किया है? वो स्लाइड्स किसी के पास आया तो सेंड कर दे वो, या सर से लेके सेंड कर दे। जी बेटा, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली। सर थर्मल सर जी एनर्जी जो है वो पेट्रोल और डीजल से बनती है? यार एक एक बंदा, और सारे इकट्ठे बोलना शुरू हो जाते हैं, एक बंदा अनम्यूट हो। अच्छा, जो बेटा ये समझ नहीं लग रही आप क्या पूछ रहे हैं। थर्मल एनर्जी बेसिकली बेटा जो हीट एनर्जी उसको कहते हैं। तो हीट एनर्जी जो है वो हमेशा आपको पता है कि वो टेम्परेचर से आपकी जो डिफरेंट जो चीजें हैं वो उसकी ज्यादा तेज चलने से आपकी थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है। तो कोई भी उसका जो फ्यूल हो सकता है, जरूरी नहीं है।
कि उसमें कोई स्पेशल चीज हो उससे ही जनरेट हो, ये सवाल है आपका? जी सर। हाँ, तो ये हीट एनर्जी है बेटा, किसी चीज से ऐसी धात जिससे आप हीट पैदा कर देते हैं, वो उससे थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है, अगर यही आपका सवाल है तो। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। मानवर, अगर किसी का क्वेश्चन है तो बेटा अनम्यूट कर दो। सर मैंने अलाउ किया हुआ है, खुद अनम्यूट हो सकते हैं, जिसने क्वेश्चन पूछना है वो पूछ ले। चलें ठीक है। अच्छा, एक बच्चे की आवाज आ रही थी, वो कह रहा है कि जिधर से सर ने एक्सप्लेन किया है, तो मैंने बेटा स्लाइड से एक्सप्लेन किया है। स्लाइड्स में जो आपके बुलेट्स में जो लिखा होता है उसको पढ़ना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं से उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होती है। आप वो बुक का चैप्टर नंबर 3 जब देखेंगे तो मैंने सारा उधर से एक्सप्लेन किया है। चैप्टर नंबर 3 जो है बुक का, मैंने वो स्कैन करके आपको भेज भी दिया है कि अगर कोई ले नहीं सकता या कहीं खरीदना भी नहीं चाहते जान के भी, तो वो मैंने आपको भेज दिया, अब वो आप उससे पढ़ लें। मानूर, मुझे आप होस्ट बनाए जरा प्लीज। सर बना दिया हुआ है होस्ट। सुफियान, हाँ जी, इसमें से पूछ लें यार अगर कोई क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने पूछना था, ये जो सबके शेयर्स ये करना जरूरी है? ये मतलब कितने परसेंट हैं? जैसे आपने बताया कैपिटल फॉर्मेशन का बताया 5.5% है, 10% जीडीपी है 2018-19 में। बहुत सारी चीजें जो है ना वो टीचर को याद नहीं होती, वो जब आप कह देते हैं ना तो फिर टीचर कहता है हाँ जी फिर करने ही है जी, तो अब ये सर जी आपने करने ही है। सर जी ये शेयर एक बार आप बता दें, सारे मिक्स हो ये गए हैं बेटा ना, मैंने एक दो लिखी है। मैंने आपको सेंड किए हैं, मैंने आपको बुक सेंड की है, जी उस अच्छा पे सब ठीक कुछ है। लिखा हुआ है, मैंने पहले एक्सप्लेन भी कर दिया। किसका शेयर आपने पूछना है? सर थोड़ा सा ब्रीफ बता दें सबका, मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ। ये तो मैंने कोई मिक्स। क्वेश्चन नहीं होता जी, सबका ब्रीफ बता दो। अब मैंने देखें 2 क्लासेस मैंने सिर्फ वो ये 15-20 स्लाइड्स में 2 पढ़ा दी आपको, ऐसे नहीं आपको एक पूछी ताकि मुझे भी पता हो कि आपने पढ़ी है किताब, सामने खोल के सोई नहीं है, पढ़ी है। सर बुक बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो मैंने आपके नोट्स पढ़ती हूँ। अच्छा, मैंने कौन से सर नोट्स बनाए हैं? मतलब यही सर जी स्लाइड्स। स्लाइड्स तो बेटा जस्ट एक आइडिया होता है, उसके पीछे बैकग्राउंड होती है, वो बुक पढ़नी पड़ती है। बुक सर जी पढ़ेंगे अच्छा बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके ओके सर जी, मतलब बुक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़नी पड़नी है। मेरी एक बात सुनिए, अब ये देखें, जी आपने सर। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की मैंने पहली स्लाइड पे जी बात की है। जी अब अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज आपने तो एक लाइन पढ़ ली, आपने कहना जी ठीक है जी ये मैंने पेपर में लिख देनी है, तो बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की तो लाइनें लगी हुई हैं, उसकी जो डिटेल है वो अगर आपने पढ़नी है तो फिर बेटा पढ़नी पड़ेगी ना। अब इसके पीछे आइडिया क्या है, ये तो नहीं ना सिर्फ हेडिंग याद कर लेनी है आपने।
ओके सर। ठीक है, अब आपने जो पूछना है, एक आधे का शेयर पूछें कि सर इसका शेयर बता दें, इसका शेयर बता दे, तो मैं उसको बता देता हूँ। ओके सर, मैं बुक से देख लूंगी, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। हाँ चलें ठीक है, ये अच्छे बच्चों वाली बात की आप। जी सर। पर सर जी आपने कहा है बुक से पढ़ना है, तो बुक में अब इतने ज्यादा चैप्टर्स हो गए हैं, स्लाइड्स मैंने पढ़ी हुई हैं, बुक पढ़ना जरूरी है, तो पेपर्स कैसे होंगे? मतलब इतनी ज्यादा बुक से अब कैसे पढ़ूं, अब टाइम है। पेपर जो है वो जैसे होते हैं, आप पहले 12 क्लासेस पढ़ के आई हैं आप पहले? जी सर। कैसे होते थे पेपर? नहीं सर, साथ साथ पढ़ते थे ना, तो स्लाइड्स पढ़ी हुई हैं बस, अब बुक बहुत ज्यादा है डिटेल में, तो हर नहीं, चैप्टर आप को अब पहले कैसे जो मैनेज मैट्रिक करूं? में और एफएससी में स्लाइड्स ही पढ़ती थी? नहीं सर जी, बुक टीचर्स पढ़ती थी? तो नोट्स बेटे देते बुक थे, ही पढ़ो। बुक ही पढ़ती थी। अब देखिए, मैंने आपको ये स्लाइड्स भी दे दिए हैं, आपको चैप्टर भी साथ साथ मैंने बता दिया है, जी बल्कि सर, मैंने आपने साथ 2 साथ। दिन लगा के आपकी सारी बुक को स्कैन करवा के मैंने भेजी है। जी सर। ठीक है, मैंने कहा अगर कोई बहुत सारे लोग हैं जो दूर रहते हैं, कुछ ले नहीं सकते, कोई मसला मसाइल इस तरह के, तो वो सारे बुक से रीड कर लें, तो आइडिया ले लें उसको, थोड़े 2-2 3-3 लाइनें 4-4 लाइनें उसमें ऐड कर लें। ओके सर जी। ठीक है, लिखना तो आपने अपने अल्फाज में ही है, लेकिन आपको आइडिया, कंसेप्ट, इसी को कंसेप्ट क्लियर इसी चीज को कहते हैं। ओके। ओके सर और जी, ये लॉन्ग, ये एडवांटेजेस यही आएंगी ना? जी बेटा, क्या लॉन्ग? ये लॉन्ग, ये सारे लॉन्ग ही है ना जो आपने पढ़ा है सारा? लॉन्ग क्या मतलब? लॉन्ग क्वेश्चंस ये सारे लॉन्ग ही है ना? लॉन्ग क्वेश्चंस ही है ना ये? मिनरल रिसोर्सेज, कैप, इकोनॉमिक। ठीक है, ये लॉन्ग बेटा, लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? और डस्टबिन बाहर आते यार, ना पीछे कौन कौन आ भी कौन ना ये क्या ना 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 कितनी पैर भी नहीं ना आगे पानी चला नहीं पानी नहीं वैसे रखने ना 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 इसको बोलो जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो टूरिस्ट है इनका शेयर कितना है? टूरिस्ट का शेयर? ये बेटा इसका 2.7% है, और ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्लोली। आप देखें ये 2025 में भी ये ज्यादा हो जाए, 1 ट्रिलियन के तकरीबन बराबर हो जाएगी। आजकल थैंक यू वैसे सर। 2.7% है। ये 2016 में ये 7.6 बिलियन डॉलर था, लेकिन अब 2.7% हो गया है जीडीपी। 2025 में भी ये 1 ट्रिलियन हो जाए। और कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो बेटा पूछ लें। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आपसे पूछना शुरू करता हूँ।
आज यही एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें तो बड़ी बात है। वैसे मैंने वो दूसरा हेल्थ एंड इट्स प्रॉब्लम हेल्थ सिस्टम वो मैंने पढ़ा देना था। इशू है किसी का, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। तो मेरा ख्याल है मीटिंग भी खत्म होने वाली है। नेक्स्ट मीटिंग में जनरेट करता हूँ, आप कोई 5 मिनट 10 मिनट इसको पढ़ लें, उसके बाद मैं जनरेट करता हूँ मीटिंग।